हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। अभी आप देख रहे हैं चैनल बुद्धि ज्ञान। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं जिसमें आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल बुद्धि ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारा मकसद है कि आपके जीके जीएस के विभिन्न मुद्दों को किताबी भाषा से हटकर आपको एक सरल और सटीक भाषा में आपको वीडियो के माध्यम से समझाना, ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में मैं सहायक बन सकूं। आइए दोस्तों, आज आप और हम मिलकर एक देश के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत एक वैसे कानून के ऊपर चर्चा करते हैं जो कानून देश में अभी हर ओर सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ दोस्तों, वह कानून है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। दोस्तों, इस कानून को देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, इसे भंग करने वाली गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए लाया गया था। दोस्तों, आइए डिटेल में समझते हैं कि ये गैर कानूनी गतिविधियां किसे कहते हैं। कोई भी गतिविधि गैर कानूनी कब कहलाती है? दोस्तों, जब किसी संगठन या किसी व्यक्ति के द्वारा देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता को भंग करने वाली गतिविधि को बढ़ावा देती है, वैसी गतिविधि को गैर कानूनी गतिविधि कहते हैं। जिस समय यह कानून को लाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, उस समय देश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक तरफ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल एग्रेशन यानी इंडो चाइना वार के चलते देश परेशान थी, वहीं इंटरनल क्राइसिस यानी डोमेस्टिक क्राइसिस के रूप में अलगाववाद, नक्सलवाद अपनी जड़ें जोर शोर से फैलाई जा रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एक्सटर्नल एग्रेशन से निपटने के लिए एक इमरजेंसी कानून था, वह है आर्टिकल 352। लेकिन डोमेस्टिक एग्रेशन यानी डोमेस्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास में कोई वैसा कारगर कानून नहीं था। 1967 में जिस समय इस कानून को लाया गया, यूपीए को लाया गया, देश के नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी सेटअप की। वह कमेटी नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनलाइजेशन पर काम करने वाली थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद संविधान में एक संशोधन लाया गया, जिसे 16वां संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। इस संशोधन के तहत देश में लोगों को मिले बुनियादी आज़ादी के ऊपर एक युक्त प्रतिबंध आरोपित करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, यानी लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 16वां संविधान संशोधन के बाद में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की आज़ादी, सब क्लॉज बी शस्त्रों के बिना एकत्र होने की अधिकार, सब क्लॉज सी संगठन और यूनियन बनाने के अधिकार, इन तीनों फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया। दोस्तों, ये यूएपीए कानून क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये यूएपीए कानून एक आतंकवादी विरोधी कानून है। दोस्तों, जिस किसी को भी इस कानून के अंतर्गत अगर बुक किया जाता है, उसके ऊपर केस चलता है और मैक्सिमम सजा के रूप में उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है या आजीवन कारावास भी हो सकता है। दोस्तों, यह आतंकवादी विरोधी कानून के जो इन्फोर्समेंट माने की बॉडी है, जो इन्फोर्स करती है इस कानून को, वह है एनआईए। एनआईए को देश का दूसरा सेंटर काउंटर टेररिज्म एजेंसी भी कहते हैं। इस कानून को लागू होते ही एनआईए को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है इसको टैकल करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि ये यूएपीए एक आतंकवाद विरोधी कानून है जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम के लिए ये बनाया गया है। कोई भी गतिविधि गैर कानूनी कब होता है, यानी किसी संगठन या किसी व्यक्ति के द्वारा जब देश में अलगाववाद की बात करता हो,
या अलगाववाद लाने के प्रयास करता हो या देश के संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने की बात करता हो, उसे कहते हैं गैरकानूनी गतिविधि। दोस्तों, इस गैरकानूनी गतिविधि को 1967 यानी यूएपीए को 1967 में लाया गया। आइए देखते हैं और क्या क्या उस समय देश में चल रहा था। तो पंजाब में आतंकवादी गतिविधि के चलते पंजाब में लाया गया TADA, यानी पंजाब के कारण देश में लाया गया एक कानून है TADA, जिसे हम टाडा के रूप में जानते हैं। कंधार हाईजैक, पार्लियामेंट पर अटैक, इन सभी कारणों के कारण देश में एक दूसरा कानून भी लाया गया, वह था POTA यानी पोटा। लेकिन इन दोनों के वाइड स्केल पर मिसयूज के कारण टाडा को 1985 में लाया गया और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। वहीं पोटा को 2001 में लाया गया और 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। 2004 में समाप्त होते ही देश में एक शून्यता महसूस होने लगी, देश में एक कड़े कानून की आवश्यकता महसूस होने लगी। यह यूएपीए का पहला संशोधन यानी यूएपीए का पहला संशोधन 2004 में किया गया। 2004 में यूएपीए का संशोधन कर इसमें पोटा का जो भी शक्तियाँ थी सब इसमें निहित कर दी गई, यानी इसे तो यूएपीए को पोटा 2 के रूप में भी जाने जाने लगा। दोस्तों, बदलते समय के साथ साथ आतंकवादियों के कार्य प्रणाली में भी काफ़ी चेंजिंग आई, उसके टेक्निक और पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव देखे गए। इस कारण से यूएपीए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तब जाकर 2019 में इसमें संशोधन की गई। जिस समय 2019 में संशोधन की जा रही थी, पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियों के द्वारा जोर शोर से आवाज़ उठाया जा रहा था कि ये कानून को पास होते ही केंद्र सरकार के पास निरंकुश पावर आ जाएगा, यानी केंद्र सरकार निरंकुश हो जाएगी। दोस्तों, यह कानून के संशोधन के बाद केंद्र सरकार के पास में किसी भी डिसेंट को कंट्रोल, मॉनिटर और कर्व करने की पावर आ जाती है। अभी यूएपीए पूरे देश में लागू है। कहीं भी किसी भी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि रोकने के लिए केंद्र सरकार के पास में एक सक्षम कानून उपलब्ध है। दोस्तों, इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को आतंकवादी घोषित कर सकती है। 2019 के पहले कानून के अंतर्गत किसी भी संगठन को ही आतंकवादी घोषित करने के नियम था, कानून था। इस कानून के तहत जब कभी भी केंद्र सरकार इस संगठन पर बैन करती थी तो उस संगठन के सब व्यक्ति सब अलग अलग आकर फिर दूसरा संगठन बना लेते थे और उनकी गतिविधि व्यक्तियों की हर इस संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों की गतिविधि प्रारंभ रहती थी। तब जाकर 2019 में संगठन के साथ साथ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से भी किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है अगर वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है या आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता हो या आतंकवादी कार्रवाई करता हो या उसमें सम्मिलित हो। ये सभी कारणों के कारण किसी भी संगठन या किसी भी इंडिविजुअल को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इससे भी दूसरा पॉइंट, इससे भी कड़ा कानून है, यानी डिटेंशन के बारे में। दोस्तों, जिस किसी को यूएपीए के अंदर बुक किया जाता है उसको 180 डेज यानी 6 महीने के लिए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। बिना चार्जशीट फाइल किए उसको 6 महीना या उससे अधिक समय तक
वह उसको जेल में रखा जा सकता है। साथ ही जब तक वह उसके ऊपर जांच चलता रहेगा या उसे जेल में रखा जाएगा, उसका राइट टू बेल एराइज नहीं होता है। यह बहुत ही कड़ा कानून है दोस्तों। यानी अगर जब तक उसको कोई सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक, यानी उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलता रहता है या उसके ऊपर जांच चलता रहता है, तब तक वह व्यक्ति जेल में रहेगा। और जब तक वह जेल में रहेगा तब तक उसका राइट टू बेल एराइज नहीं होता है, यानी बेल का अधिकार उसे नहीं मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, जब इस कानून के अंतर्गत 43D के अंतर्गत, यूएपीए के धारा 43D के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 6 महीना या उससे अधिक समय के लिए उसे जेल में रखा जा सकता है और उसका तब तक उसका राइट टू बेल एराइज नहीं होगा। तीसरा बात, केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, यानी किसी भी इंडिविजुअल को भी वह आतंकवादी घोषित कर सकता है और उसका नाम शेड्यूल 4 में जोड़ देगा। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आतंकवादी में शेड्यूल 4 में जोड़ दिया जाता है तो उसका कोई ऐसा कानून नहीं है कि उस शेड्यूल से उसका नाम हटाया जाए। हाँ, फिर वो व्यक्ति जो है जिसका नाम आतंकवादी लिस्ट में जोड़ा जाएगा, यानी शेड्यूल 4 में जोड़ा जाएगा, उसको 45 दिन के बाद फिर गवर्नमेंट से अपील करने का अधिकार है कि वह मेरा नाम शेड्यूल 4 से हटाया जाए। दोस्तों, ये इस प्रकार ये इतना कड़ा कानून है कि जिस किसी व्यक्ति को अगर एक बार आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उसका तो सत्यानाश ही हो जाना है, यानी उसके पूरे जीवन में कोई भी सुविधा उसे उपलब्ध नहीं होगी, उसकी हर फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी उसे जिंदगी में ही उसे मरने के बराबर उसकी स्थिति आ जाएगी। दोस्तों, ये इतना कड़ा कानून है यूएपीए, यानी ये गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। दोस्तों, इतना ये आपके लिए, आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में ये बताया गया। अगर आपको यहाँ तक देख चुके हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट्स करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इतने डिटेल में वीडियो बनाने के कारण आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।